Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to make next video on the Jharkhand Police Daroga set solution 2017. So please watch up to end and don't forget like, share and subscribe. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं झारखंड पुलिस दरोगा 2017 सेट सॉल्यूशन के साथ। इसमें हम लोग जीके का 30 प्रश्न को सोल्व करेंगे, साइंस का 20 प्रश्न को सोल्व करेंगे, झारखंड सामान्य ज्ञान का 30 प्रश्न को सोल्व करेंगे और गणित और रीजनिंग का 20-20 प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है कि स्वतंत्रता के युद्ध नाम की किताब किसने लिखी थी? तो ये किताब वीर सावरकर ने लिखी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीर सावरकर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि भारत के इस अनुच्छेद संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आर्टिकल 19, यानी कि आर्टिकल 19 जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कौन सी है? तो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था वह स्थान कहाँ है? तो ये 2017 का करंट अफेयर है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। तो उस समय का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में किया गया था। पांचवा प्रश्न है कि कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 जून। चलिए छठा प्रश्न है कि संगीत और रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने दिया है? तो संगीत और रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए सातवां प्रश्न है कि डूरंड कप से किस खेल से संबंधित है? तो जो डूरंड कप है दोस्तों वो फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि डूरंड कप फुटबॉल में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 8वां कि निम्न में से कौन सा अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल जो है वो कहाँ की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है, और यहाँ पास दिया गया है कि बांग्लादेश का राजधानी ढाका दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार भूटान का राजधानी यहाँ पास थिम्पू दिया गया है, यानी कि पूछा है कि अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ पे है? तो काबुल है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रोमांस आधारित उपन्यास परिवार खुशियाँ किसने लिखा है? तो परिवार की खुशियाँ जो है वो लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पंचायती राज से संबंधित है? तो जो ये 73वां संविधान संशोधन है वो भारत में पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 40 में किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 35 से 51 तक क्या है डीपीएसपी में आता है, जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व में शामिल होता है। इसीलिए कहीं कहीं जो स्टैंडर्ड राज्य हैं जैसे दिल्ली हो गया और झारखंड जैसे हो गया, तो झारखंड में क्या है पंचायती राज व्यवस्था है और स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी दिल्ली वाला में नहीं है। इसीलिए पंचायती राज को डीपीएसपी में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि योजना आयोग कब गठन हुआ था? तो योजना आयोग जो है वो 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। ठीक है, योजना आयोग को नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष की बात करेंगे तो उसका जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है कि किसने लोकप्रिय महाकाव्य हिंदी उपन्यास चंद्रकांता लिखा था? तो जो ये उपन्यास है वो बाबू देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। सवाल नंबर 13 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ इनमें से असहयोग आंदोलन का नेता जो था वो करमचंद दास गांधी थे, यानी कि गांधी जो थे असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किए थे। चलिए आगे जो है 14 नंबर का प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2014 में कितनी सीटें पर जीत हासिल की थी? तो ये उस टाइम का जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है दोस्तों, जो कि उस समय 44 सीटें अर्जित की थी। आगे है कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है?
तो राज्यसभा में उस समय का विपक्ष का नेता गुलाम नबी आज़ाद थे। आगे है कि वर्ष 2017 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या था। तो उस समय का विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय जो था वो अवसाद चलो बात करते हैं। आगे है 17वां, 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान शहर इनमें से कौन सा था। तो उस समय 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शहर का मेजबान रियो डी जनेरिया में किया गया था। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता दिवस 2017 में कब आयोजित किया गया था। तो विश्व जैव विविधता दिवस 2017 में 22 मई को किया गया था। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि 18वीं आईफा अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया था। तो उस समय नीरजा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया था। किसी भी एग्जाम में अब जीके में जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन ज़्यादा यानी कि 50% तक मिक्स होता है। तो दोस्तों आप भी अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे तो कम से कम जीके के साथ साथ जनरल अवेयरनेस का भी क्लास जरूर करें। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है कि IPL 2017 में श्रृंखला के खिलाड़ी कौन थे। ठीक है, तो इनमें से खिलाड़ी बताना है। तो बेन स्टोक्स जो है वो श्रृंखला के खिलाड़ी यानी कि अव्वल नंबर यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं पे दिया गया था। चलिए आगे है कि उस देश को नाम दे जहाँ एनगलट्रम एक मुद्रा है। ठीक है, तो ये जो है भूटान की एक मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे है 22 नंबर का कि कौन सा एक एशियाई देश नहीं है। तो यहाँ पास दिया गया है ऑप्शन कि इराक, मिस्र, लेबनान या उज्बेकिस्तान। तो जो मिस्र है दोस्तों वे दूसरे यूरोप का देश है। ठीक है, और एशिया का देश यहाँ पर इराक है, लेबनान है और उज्बेकिस्तान है। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी का नाम जिन्होंने 1875 से लेकर के 1900 तक में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका नाम है बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा की अगर बात करेंगे तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम था करमी मुंडा। ठीक है, उनका गांव का नाम था उलिहातू और उनका गुरु का नाम था आनंद पांडे। ठीक है, तो ये जो है बिरसा मुंडा झारखंड में काफ़ी इंपोर्टेंट होता है। झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कम से कम 3 से 4 प्रश्न बिरसा मुंडा से संबंधित अवश्य रहता है। चलिए आगे है 24 नंबर का कि 1977 में आपातकाल की स्थिति के बाद भारतीय जनसंघ का गठन किसने किया था। तो आपातकाल की स्थिति के बाद जो भारतीय जनसंघ का गठन किया था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि चावल किस प्रकार का फसल है। तो इसका ऑप्शन जो है कि नकदी फसल, उष्णकटिबंधीय फसल, शीतोष्ण फसल या इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय फसल में शामिल होता है। चलिए आगे है कि चावल उगाने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है। बुआई करना, रोपाई करना, खेत की जुताई करना या मुख्य खेत की तैयारी करना। तो इनमें से है कि मुख्य खेत की तैयारी करना वो पहला कदम होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य में कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है। तो ऑप्शन दिया गया है कि पंजाब और हरियाणा, यूपी और बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो देखिए ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु वहाँ पास कावेरी नदी का हमेशा से ही विवाद चलता है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद मुजफ्फरपुर से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया गया है कि जो मुजफ्फरपुर से कौन सा संबंधित है। तो मुजफ्फरपुर का जो लीची है वो काफ़ी फेमस है, तो वहाँ से लीची संबंधित है। चलिए आगे है 29 नंबर का कि नेपाल चीन सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर किस नाम से जाना जाता है। तो जो नेपाल और चीन सीमा पर जो हिमालय पर्वत है उसका जो सबसे ऊंचा चोटी है उसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। चलिए आगे है कि केरोसिन निम्नलिखित कार्यों में उपयुक्त होता है। ईंधन में, जेट ईंधन में, स्नेहक में या मरहम में। तो केरोसिन का प्रयोग हम लोग अभी तक ईंधन के ही रूप में करते हैं।
चलिए आगे का जो वीडियो होगा क्वेश्चन वो साइंस से रिलेटेड होगा। तो साइंस का पहला प्रश्न है कि शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? ये सही है या गलत है, या उच्च वायुमंडलीय दबाव में सही है या उच्च वायुमंडलीय दबाव में गलत है? तो देखिए शुष्क अमोनियम का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता, ये बात सही है। चलिए आगे देखते हैं कि मूत्र में स्थित खनिज पत्थर के रूप में विकसित होता है। वह आकार में बड़े होकर मूत्र के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। इस स्थिति को क्या कहता है? तो देखिए इस स्थिति को पथरी बोला जाता है, यानी कि मूत्र में स्थित खनिज पत्थर के रूप में विकसित हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे यूरिन में खनिज मिनरल्स इंपोर्टेंट रूप में पाए जाते हैं वे किसी कारणवश आकार में बड़े होकर के मूत्र के प्रवाह को बाधित करते हैं। इसको बोला जाता है कि किडनी स्टोन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में असंगत को अलग करें। यानी कि ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है पानी, सी है क्लोरोफिल, चौथा है ग्लूकोज। तो बोला है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के संदर्भ में असंगत को अलग करें। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है, जल की भी आवश्यकता है और क्लोरोफिल की भी आवश्यकता है ऑप्शन में से। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण के बाद का जो उत्पाद बनता है वो ग्लूकोज होता है, यानी कि इनमें से जो अलग है वो ग्लूकोज है। ठीक है, और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलता है, तो उसका जो मेनली उत्पाद होगा वो ऑक्सीजन होगा हम लोग के लिए। पर्यावरण की ओजोन परत हमारा खाली स्थान से रक्षण करती है। तो यहाँ पास सवाल पूछा है कि जो O3 होता है ओजोन, हम लोगों को किससे सुरक्षित करता है? तो हम लोगों को यूवी किरणें से यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे से रक्षण करता है। आगे है कि फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम है, तो फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम है सौर सेल। ठीक है, सोलर सेल। आगे है 6 नंबर का कि बायोगैस विशेष रूप में उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो खाली स्थान की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थों के विभाजन से पैदा होते हैं। तो देखिए यहाँ पास ऑक्सीजन होगा, यानी कि बायोगैस विशेष रूप में उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन पदार्थों के विभाजन से पैदा होता है। आगे है कि ऊर्जा के अच्छे स्रोत के साथ यह नहीं होना चाहिए। परिवहन के लिए आसान, उपयोग के लिए आसान, निःशेष के लिए सरल, या इनमें से एक भी नहीं। तो देखिए निःशेष के लिए सरल, यानी कि ऊर्जा के यदि अच्छे स्रोत होगा तो उसका जो शेष मात्रा है वो नहीं बचना चाहिए। आगे है 8वां सवाल कि पन बिजली को खाली स्थान शक्ति भी कहते हैं। तो पन बिजली को हाइडल शक्ति यानी कि हाइडल पावर बोला जाता है। आगे है 9वां नंबर कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें भारी परमाणु के नाभिक पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करने पर वह 2 अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में विभाजित होता है और बड़े पैमाने पर ऊर्जा मुक्त होता है। तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। एक होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन, जो कि सन जो है सूरज जो है उसकी प्रक्रिया के कारण चल रहा होता है, और एक होता है नाभिकीय विखंडन। चलिए आगे है कि चिपको आंदोलन कहता है कि मतलब चिपको आंदोलन इनमें से क्या कहता है? तो ऑप्शन 1 है लकड़हारों से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाओ, शिकारियों से बचाने के लिए जानवरों को गले लगाओ, उद्योगपतियों से बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को गले लगाओ, तेल कंपनियों से बचाने के लिए प्राकृतिक गैसों का संसाधनों को गले लगाओ। तो देखिए लकड़हारों से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाओ चिपको आंदोलन का मुख्य नारा दिया गया था। सवाल नंबर 11 है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें आर्द्रता पौधे में जड़ों से पत्तियों के नीचे स्थित छोटे छोटे छिद्रों तक पहुंच जाती है, जहां वह वाष्प में परिवर्तित होती है और वातावरण में मुक्त हो जाती है, तो उसको बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, यानी कि जब पेड़ में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि जब पेड़ प्रकाश संश्लेषण करके उसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो पेड़
उस पानी को क्या करता है कि वाष्प के रूप में बाहर त्यागता है, तो इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है कि एरोबिक श्वसन वह होता है, ठीक है। तो एरोबिक श्वसन वह होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। इसको बोला जाता है एरोबिक श्वसन। एक होता है एनएरोबिक श्वसन, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और उसमें ऊर्जा बहुत कम निकलती है। चलिए आगे है 13 नंबर का कि निष्क्रिय गैसों का उपयोग खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए किया जाता है, क्योंकि वे खाद्य वस्तुएं के ऑक्सीडेशन को रोक सकती है, ठीक है। इसीलिए निष्क्रिय गैसों का उपयोग किया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूह को क्षारीय पार्थिव धातु कहते हैं। तो देखिए, जो पीरियोडिक टेबल के दूसरे समूह का होता है उसको क्षारीय पार्थिव धातु भी कहते हैं। यानी कि अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक थैली की तुलना में कपड़ों की थैली का लाभ क्या है। वह अधिक मजबूत है, ऑप्शन बी वह पर्यावरण अनुकूल है, ऑप्शन सी वह आसानी से उपलब्ध है, ऑप्शन डी वह सुंदर है। तो देखिए, प्लास्टिक थैलों की तुलना में कपड़े की थैली का लाभ यह होता है कि वह पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि उससे पर्यावरण को हानि बहुत कम है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रवाह की एसआई खाली स्थान होता है मैक्सवेल, वेबर, ओम या जूल पर सेकेंड। तो देखिए, जो चुंबकीय प्रवाह है उसका एसआई यूनिट वेबर होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ही प्रजाति की संतानों का संरचना स्वरूप उस प्रजाति के माता पिता और अन्य सदस्यों के जैसा होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन ए है उनका डीएनए एक सा है, ऑप्शन बी उनका आदतें एक सी है, ऑप्शन सी उनका परिवेश एक सा है, ऑप्शन डी उनका भोजन एक सा है। देखिए, भोजन, परिवेश या आदत, इनका उपयोग पीढ़ी दर पीढ़ी संरचना या उनके लक्षणों को ढोने के काम नहीं करेगा। उनका जो डीएनए होता है मेनली उनका ही काम है कि संतति से लेकर के उसका जो औलाद है उसको तक उनका सारे चीज़ों को परिवहन करना। तो उनमें क्या हो जाएगा, डीएनए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए, खाली स्थान ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाता है। यानी कि वह कौन सा धमनी है या सीरा है या नस है जो कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाता है। तो वो जो है फेफड़े की नस, ठीक है, यानी कि उसको बोलेंगे सीरा। चलिए आगे है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर या सीधे रेखा में एक सी गति में रहेगी जब तक किसी बाहरी बल की गतिविधि उसे अपनी स्थिति बदलने पर मजबूत नहीं करती है। यह खाली स्थान है। तो देखिए, न्यूटन का गति का पहला नियम यही कहता है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है। इसे न्यूटन का गति का पहला नियम कहा जाता है या इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। खाली स्थान को छोड़कर संक्रमण धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो देखिए, जो पारा है इसका छोड़ करके बाकी सारे के सारे का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है दिए गए ऑप्शन से। यानी कि पारे का जो गलनांक और क्वथनांक है इनमें से सभी से कम होता है, सोना से कम है, चांदी से और सीसा से। चलिए आगे है झारखंड समान ज्ञान से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है। तो बाबूलाल मरांडी ने अब तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार सेवा की है। यदि सीबी सोरेन की बात की जाए तो 3 बार किए हैं, अर्जुन मुंडा की बात की जाए तो वो भी 3 बार, और यदि हेमंत सोरेन की बात की जाए तो वो भी अब तक 2 बार झारखंड की सेवा कर चुके हैं। चलिए आगे है कि शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार जो है 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक कार्य किया था।
यानी कि उनका कार्यकाल मात्र 10 दिनों का रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 मार्च 2005 से लेकर के 12 मार्च 2005 तक। तीसरा प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू की शपथ ली है। ठीक है, तो उस समय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो वीरेंद्र सिंह थे। वीरेंद्र सिंह के ये कार्यकाल में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली थी राज्यपाल की। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी। तो जो जमशेदपुर का जो 1907 में स्थापना हुआ था वो सर दोराबजी टाटा ने किया था। चलिए आगे है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है। ठीक है, इसका ऑप्शन है डाकलामेंट रेंज, दलमा रेंज, चिकन रेंज या उत्तर पश्चिमी रेंज। तो इसका जो रेंज है वो है दालमा रेंज। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लगभग उत्तर छोटा नागपुर के पूर्व भाग में, ऑप्शन बी लगभग उत्तर छोटा नागपुर के डिवीजन के मध्य भाग में, ऑप्शन सी लगभग उत्तर छोटा नागपुर के पश्चिम हिस्से में, ऑप्शन डी लगभग उत्तर छोटा नागपुर के दक्षिण हिस्से में। गिरिडीह जिला की यदि बात करेंगे हम लोग तो जो उसका स्थिति है वो लगभग उत्तर छोटा नागपुर के डिवीजन के मध्य भागों में स्थित है। चलिए आगे है कि झारखंड में किस जिले में भारत में धातु क्रम कोयले के सबसे अच्छे गुण हैं। तो देखिए ऑप्शन ए गिरिडीह, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी जमशेदपुर। यदि हम लोग धातु क्रम कोयले की बात करेंगे तो ये सबसे अच्छा गिरिडीह जिले में स्थित है। चलिए आगे है कि योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है। रांची में, जमशेदपुर में, गोड्डा में, लातेहार में। तो देखिए योगिनी शक्तिपीठ जो है वो गोड्डा में स्थित है। आगे है कि झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। तो झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या में मात्र 8.4% हिस्सा है। चलिए आगे है कि झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करते हैं। ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म या इस्लाम धर्म। तो झारखंड की आदिवासी जनजाति जो है ज़्यादातर हिंदू धर्म मानती है। आगे है कि गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है। जादूपटिया, डोकरा, पतिकार या कोहवर। तो जो पतिकार है वो मिलता है। आगे है कि झारखंड के संगीत के संदर्भ में प्रथम आमतौर पर आदिवासी प्राकृतिक का है, द्वितीय यह पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है, तृतीय संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है, चतुर्थ ऊपर के सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है और यह पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता रखता है। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है। तो झारखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है। यदि हम लोग द्वितीय राजभाषा की बात करेंगे तो ये है उर्दू। चलिए आगे है कि झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है। ऑप्शन ए 5 राज्यों के साथ, ऑप्शन बी 6 राज्यों के साथ, ऑप्शन सी 7 राज्यों के साथ, ऑप्शन डी 4 राज्यों के साथ। तो झारखंड जो है अपनी सीमा 5 राज्यों के साथ साझा करता है, जिसमें कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश मात्र झारखंड के एक जिला के साथ अटैच है, जो कि गढ़वा जिला के साथ साझा करता है अपनी बाउंड्री को। 15 नंबर का प्रश्न है कि दामोदर नदी की कुल लंबाई क्या है। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पास 500 किलोमीटर, 592 किलोमीटर, 638 किलोमीटर या 699 किलोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दामोदर नदी का कुल लंबाई 592 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी नदी सोने की नदी भी कहा जाता है। तो झारखंड की स्वर्णरेखा नदी जो है दोस्तों वे सोने की नदी के रूप में माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो जो पारसनाथ गिरिडीह का जो चोटी है वो जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल माना जाता है।
तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी कि जैन धर्म के लिए। 18वां है कि पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है। तो यदि हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार की बात करेंगे तो उसका आंसर जो हो जाएगा 463 किलोमीटर। ठीक है, 463 किलोमीटर। आगे है कि झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है, धनबाद, जमशेदपुर, नेतरहाट या बोकारो। तो झारखंड की जो सबसे ठंडी जगह है वो है नेतरहाट। चलिए आगे है कि शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है, रांची में, बोकारो में, धनबाद में या सिमडेगा में। तो जो शताब्दी स्टेडियम है वो झारखंड के रांची जिले में अवस्थित है। 21 क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है, संस्थाल, पहाड़ी खड़िया, महली या सौरिया पहाड़िया। तो जो महली जनजाति हैं वो झारखंड की साधारण शिल्पकारों के जैसा मिलती जुलती है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है। तो जो झारखंड में रजरप्पा है वो दामोदर और भेड़ा नदी यानी कि भेड़ा नदी इसको बोला जाता है। तो झारखंड में रजरप्पा दामोदर और भेड़ा नदी पर स्थित है। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो झारखंड में स्वर्ण मंदिर रांची बुंडू में स्थित है। आगे है कि झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन हैं। तो एंग्लो इंडियन का समाज में मनोनीत प्रतिनिधि जो है वो ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के पेंशन योजना के लाभार्थियों का मिलाने वाली संशोधित राशि क्या है। तो मिलने वाली संशोधित राशि वर्तमान में 1000 है, लेकिन इससे पीछे जो था वो 750 रुपया दिया जाता था। आगे है कि झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है। तो झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर की बात करेंगे तो वो हैं दिनेश उरांव, वो पिछले थे। ठीक है, चलिए आगे है झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन हैं। तो झारखंड राज्य के 38 उप विभाजन हैं। आगे है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, रांची में, धनबाद में, लोहरदगा में, बोकारो में। तो झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है वो है लोहरदगा और सबसे ज़्यादा साक्षर जिला जो है वो है रांची। चलिए आगे है कि झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है। तो अलीनगर, अंजनग्राम, बलरामपुर या बादाम। तो जो अंजनग्राम है वो हनुमान का जन्म स्थान कहा जाता है। आगे है कि झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है, रांची के पठार के मध्य से, छोटा नागपुर के पठार से, देवघर पठार से या इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तर कोयल नदी है वो रांची के पठार के मध्य हिस्से से निकलती है। आगे जो होगा दोस्तों वो रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन 2 वक्तव्य 1 और 2 को 2 निष्कर्ष 1 और 2 हैं, आपके जवाब को इस रूप में चिन्हित हैं। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आपको झारखंड पुलिस दरोगा 2017 के सभी सेट के सभी प्रश्नों से निर्वांगन कराना है। ठीक है, तो कहता है कि यदि केवल निष्कर्ष 1 की पालन की जाती है, यदि केवल निष्कर्ष 2 की पालन की जाती है, यदि 1 और 2 दोनों की पालन की जाती है, यदि ना ही 1 की और ना ही 2 की पालन की जाती है। तो पहला कथन है कि मुंबई नासिक से अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि नासिक महाराष्ट्र से सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है और आमतौर पर तटीय क्षेत्रों के आंतरिक मैदानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि फ्लोरा फ्लोई से दुगना बड़ा है। 3 वर्ष पहले फ्लोरा फ्लोई से 3 गुना बड़ा था। अब उनकी कुल उम्र क्या है, तो अब उनकी कुल उम्र 18 वर्ष है।
आगे है कि यदि 30 अक्टूबर का मंगलवार है तो उस महीने में कितने गुरुवार होंगे। तो 30 अक्टूबर को यदि मंगलवार है तो उस महीने में 4 बार गुरुवार होंगे। तो दी गई श्रृंखला कितने ए हैं जिनके आगे जेड और पीछे बी है। तो ये श्रृंखला में ए बताना है जिनके आगे और पीछे जेड और बी है। तो देख लीजिए इसमें 3 है। अगला प्रश्न दोस्तों कि दिलमित, दीपाली और दिव्या प्रत्येक एक साधारण पासा के साथ खेल रहे हैं। यदि उनके पासे के चेहरे के विपरीत पक्षों की संख्या क्रमशः 2, 6, 3 है तो उनकी तरफ से आने वाली तीनों पासों की संख्या का योग क्या है। तो उनके पास तीनों संख्या का योग क्या है, 10 है। 6 नंबर का कि 35 लोग मेरे पीछे और 16 लोग मेरे आगे खड़े हैं तो कुल कितने लोग कतार बनाते हैं। तो 35 लोग के यहाँ पास है तो 35 लोग आगे हैं और पीछे हैं और 16 लोग आगे हैं तो जो हो जाएगा वो 52 लोग हो जाएगा। आगे है कि मेरे दादा के इकलौते बच्चे की पत्नी की सास निम्नलिखित में से कैसे मेरे साथ संबंध रखेगी। तो दादी हो जाएगी। इनमें से अलग को पहचानना है, नीला, बादबान, सहायक या विशाल कक्ष। 3 में से विशाल कक्ष जो है वो अलग है। आगे है कि मीसा के पूर्व से पश्चिम की ओर उसकी किस ओर होगा। तो पश्चिम ओर होगा। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। 0, 1, 8 इसके आगे क्या होगा आपको बताना है। तो इसके आगे जो होगा वो 27 हो जाएगा। देखिए 0 का यदि क्यूब करेंगे तो 0 होगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे यानी कि घन तो 27 हो जाएगा, यानी कि 27 आंसर सही है। सोहन के पिता रोहन जोहान की बहन योहन के बेटे हैं। सोहन के साथ योहन के बेटे का क्या संबंध है। तो सोहन के साथ योहन के बेटे का संबंध पिता के रूप में है। 12 नंबर का है कि क्या संख्या के स्थान पर आएगी दी गई श्रृंखला में। 224, 3327, उसी प्रकार 44,256, उसी प्रकार 5,53,125। तो आगे इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, यानी कि 66465656। आगे है कि वर्ष 2024 का पहला दिन सोमवार होगा, उसी वर्ष का अंतिम दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो है 2024 क्या है, तो लीप ईयर है। लीप ईयर से आगे जाने पर 2 दिन बढ़ जाता है, यानी कि बुधवार हो जाएगा। तो बुधवार के जस्ट एक पीछे क्या हो जाएगा, तो मंगलवार, यानी कि मंगलवार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे है कि अगर कोडित भाषा में लेड MCWI के रूप में लिखा जाता है, फोन को QJRRJ के रूप में लिखा जाता है, तो SELLFIE को क्या लिखा जाएगा। तो इसको TGOJKN लिखा जाएगा। 4 दोस्त सामा, शकील, सफ़ी और समी एक झील के किनारे बैठे झील देख रहे हैं। अगर समी एक चरम छोर पर है और शकील और साम एक दूसरे के बगल में बैठे हैं और सफ़ी दाएं चरम छोर पर नहीं बैठा है तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। समी, शकील और सफ़ी के बीच बैठा है, ये गलत है। यदि A*B का मतलब AB का भाई है, A% का मतलब AB की बेटी है और A@B का मतलब AB की बहन है, फिर A@Q%P*R का मतलब NR के खाली स्थान है, तो भतीजी। आगे है कि मानचित्रों की एक पुस्तक में गलती से दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व की जगह दक्षिण पश्चिम और आगे भी इसी प्रकार छप गया है। तो इसी मानचित्र में उत्तर पश्चिम किसकी जगह छपा होगा आपको बताना है, तो पूर्व की जगह छपा होगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 वक्तव्य, यहाँ पास प्रश्न है कि
वक्तव्य कहता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और दूसरा वक्तव्य कहता है कि कुछ झूठ कड़वी सच्चाई से बेहतर है। इसका निष्कर्ष निकलता है कि ईमानदारी कभी सफल नहीं होती। दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ तथ्यों को झूठी मिठास में लपेटना बेहतर है ताकि वे दूसरे को नाराज न कर सके और चोट न दें। तो इसका जो है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे है कि एक अंग्रेजी कैलेंडर का कोई भी महीना में इससे अधिक नहीं हो सकता। तो जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें 26 यानी कि 26,78,400 सेकेंड से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि फिर से जो महीना में है वो 26,78,400 सेकेंड होगा। आगे है कि 2462, 2846, 2486, 2644, तो इससे अलग निकालना है। तो इसका जो है 2462 क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। चलिए आगे है मैथ से रिलेटेड प्रश्न। यदि किसी बहुभुज में 6 भुजाएं हैं तो इसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या है 6, तो उसका जो हो जाएगा 9 विकर्ण हो जाएगा। चलिए आगे है कि यदि कोस a बराबर 5/13 है तो tan a का मान निकालना है। तो tan a का मान 2.4 हो जाएगा। 50, 80, 70, 120, 170, 140, 30 इसका माध्यिका निकालना है। तो इसका जो माध्यिका है वो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। माध्यिका निकालने के लिए 50 + 80 + 70 + 120 + 170 + 140 + 30 करेंगे। बटा में जितनी संख्या दिया गया है यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से उसको भागा कर देंगे। 7 संख्या दी गई है। चलिए आगे है कि श्यामलाल अपनी 18 लाख रुपयों की संपत्ति को अपनी दोनों बेटियों में सुजाता और रागिनी में अपने बेटे मनोज के बीच में बांटता है। सुजाता का हिस्सा रागिनी के हिस्से का 3 गुना है और रागिनी का हिस्सा मनोज के हिस्से का 2 गुना है। तो मनोज को कितना हिस्सा मिलेगा, आपको इसको बताना होगा। आगे है कि जब हम y = 5 का आरेख खींचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस प्रकार से बनाई हुई रेखा के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर हो जाएगा क्योंकि y पर खींचा गया है। आगे है कि 90 मीटर, 40 मीटर और 70 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार जमीन को 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से समतल करने की लागत क्या होगी। तो उसका जो लागत हो जाएगी 13,440 रुपया। आगे है कि 6 सेंटीमीटर पक्ष वाले समबहुभुज पर एक लंब पिरामिड को 10 सेंटीमीटर की तिरछी ऊंचाई पर खड़ा किया जाता है। पिरामिड के सतह के क्षेत्रफल की गणना करना है, क्या होगा, तो 90 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि अमित के मासिक वेतन से एक क्षेत्रीय कंपनी के अधिकारी होने के कारण 15% घर किराए के रूप में कट जाता है। बाकी का 15% वह अपने बच्चों की शिक्षा में और शेष का 5% खर्च वह अपने कपड़े लेने के लिए करता है। इस सब खर्चों के बाद उसके पास कितने रुपए यानी कि 27,455 रुपया बचते हैं। तो अमित का मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो अमित का मासिक वेतन जो हो जाएगा वो 40,000 हो जाएगा। आगे है कि 97% और 90% शुद्धता के 2 समाधान मिश्रित होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप 95.5% के 10.5 लीटर मिश्रण होते हैं। मिश्रण में 97% शुद्धता की मात्रा क्या होगा, आपको बताना है। तो उसका मात्रा 7.5% हो जाएगा। आगे है कि अनीशा के पास 500 किलो गेहूं है जिसमें से वह 18% लाभ पर बेचती है और शेष 8% लाभ पर बेचती है। उसे पूरे लेन देन पर 14% का लाभ मिलता है और 8% लाभ पर बेचे जाने वाले गेहूं की मात्रा आपको बताना है। तो टोटल 500 था, आंसर इसका 200 ग्राम हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि 50 को 2 भागों में a और b के रूप में इस तरह बांटा जाता है कि a/a + 1/b = 1/12/a/b खोजे, जहां पर a b से बड़ा है। तो यहाँ पास 3:2 आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है कि 57,000 रुपयों को 2 हिस्से में a और b में इस प्रकार उधार दिया गया है कि a पर 8% वार्षिक दर पर और 5 वर्षों के लिए मिलने वाला
साधारण ब्याज बी पर 0.5% वार्षिक दर पर 15 वर्षों में मिलने वाली साधारण ब्याज के बराबर है। ए का मूल्य खोजना है तो 9000 हो जाएगा। आगे है कि श्री मोहित से 4% वार्षिक साधारण ब्याज से इतना रुपये ऋण लेते हैं, यानी कि पहले वर्ष के अंत में वह श्री मोहित को इतना चुका देता है। शेष ऋण चुकता करने के लिए उन्हें दूसरे वर्ष में अंत में कितनी राशि देनी होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3,07,840 रुपया। आगे है कि अगर x जो है 0 से बड़ा है और y जो है 0 से छोटा है तो बिंदु एक्स वाई रेक्टेंगुलर कार्टेशियन के फ्रेमवर्क किस कॉन्ट्राफ में आएगा आपको बताना है। तो चौथा में आ जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि एक चतुर्थकोणीय मैदान का क्षेत्रफल निकाले जिसके विकर्णों का माप 320 मीटर है और 480 मीटर है और जो समकोण पर एक दूसरे को काटती है उसको बताना है। तो उसका जो हो जाएगा 76,800 वर्ग किलोमीटर। आगे है कि अंकों की जोड़ी 06 और 80 के बीच की दूरी क्या होगा आपको बताना है। तो 10 यूनिट हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक कार्डबोर्ड का ऐसा बक्सा नीचे गिरता है जिसमें कांच की 12 प्लेट्स हो जाते हैं तो निम्नलिखित में से अटूट प्लेट्स की टूटी हुई प्लेट्स का कौन सा अनुपात संभव नहीं है। तो 3:4 संभव नहीं है। 50 महिलाएं 36 दिनों के लिए एक दीवार बना सकती है। यदि 25 दिनों में यह काम पूरा करना हो तो इस दीवार के निर्माण के लिए और कितनी महिलाओं को काम पर रखना होगा। तो 22। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 हैं तो उसकी भुजाओं का वर्ग क्या होगा आपको बताना है। तो 25 हो जाएगा। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है कि मनोहर भैया ने गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में 1,40,000 रुपये साधारण ब्याज से उधार लिया। 3 वर्ष के अंत में उन्होंने फिर से 60,000 रुपये उधार लिए और पहले कर्ज के 8 वर्ष के बाद उन्होंने अपना खाता ब्याज के तौर पर 92,300 रुपये भर कर बंद कर दिया। बैंक द्वारा लगाए गए साधारण ब्याज का दर क्या होगा आपको बताना है। तो 6.50% उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।